तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में दोस्तों हम लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मतलब उस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के 3 लॉज हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वो जो 3 लॉज है दोस्तों ये इस फॉर्मूले से आए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है? ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। मतलब सपोज एक स्ट्रिंग है दोस्तों जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, ये वाइब्रेट कर रही है फर्स्ट मोड पे, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T/M होगा। ये हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, जहाँ पे L क्या होती है दोस्तों? L होती है ये वाइब्रेटिंग लेंथ। ठीक है, ये जो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, ये वाइब्रेटिंग लेंथ या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी बोल सकते हो आप यहाँ पर। ओके, T क्या होगी दोस्तों? T होगा यहाँ पे टेंशन। और M होता है दोस्तों, ये लीनियर डेंसिटी कहलाता है। लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, M का मतलब मास पर यूनिट लेंथ है, उसी को ही लीनियर डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे 3 लॉज देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ क्या है? अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन और इसकी लीनियर डेंसिटी अगर कांस्टेंट रखी जाए, मतलब क्या है? इफ़ टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी आर केप्ट कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला क्या होगा? देखिए n विल बी इक्वल टू 1/2L इंटू ये कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट। करेक्ट, अगर t और m हम यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। ये 2 भी कांस्टेंट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, n विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कांस्टेंट इंटू 1/L। ठीक है, अगर इक्वल टू और कांस्टेंट है तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी साइन रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए n, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर लिखोगे आप यहाँ पे तो ये 1/L हो जाएगा। यही दोस्तों फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या है? देखिए दोस्तों, इफ़ टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी आर केप्ट कांस्टेंट देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको वर्ड्स में यहाँ पे लिखते हैं हम। तो लॉ क्या है? देखिए दोस्तों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इफ टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन से अगर ये इस L को आप इधर लेके आते हो तो क्या होगा? देखिए n इंटू एल क्या मिलेगा आपको? सो फ्रॉम इक्वेशन वन वॉट विल गेट? n इंटू एल विल गेट कॉन्स्टेंट, n इंटू एल, दिस n इंटू एल विल बी कॉन्स्टेंट। मतलब ये n और l का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर t और m कांस्टेंट है तो। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर n1 L1 इज इक्वल टू n2 L2 इज इक्वल टू n3 L3। ठीक है, अगर n इंटू एल कॉन्स्टेंट है तो n1 L1 भी कांस्टेंट होगा, n2 L2 भी कांस्टेंट होगा, n3 L3 भी कांस्टेंट होगा और तीनों की वैल्यू सेम होगी। तो यही दोस्तों फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ लेंथ। अब बढ़ते दोस्तों आगे। सेकेंड जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ टेंशन। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ टेंशन। तो लॉ ऑफ टेंशन के लिए दोस्तों देखिए हम यहाँ पे लेंथ और m ये लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर देखिए इफ़ दिस लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड लीनियर डेंसिटी m आर केप्ट कांस्टेंट, ओके, तो ये फॉर्मूला क्या होगा? देखिए n विल बी इक्वल टू, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, सो 1/2 इंटू ये होगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ t इंटू ये डिवाइडेड बाई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 भी कांस्टेंट है तो अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपको क्या मिलेगा? ये कांस्टेंट मिलेगा। सो दिस विल बी व्हाट? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है 1 2, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t। ठीक है, तो इक्वल टू और कांस्टेंट अगर है तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी साइन पुट कर सकते हो। सो n इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, आप ऐसे लिख सकते हो। तो यही जो है ना दोस्तों, यही हमारा सेकेंड लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ टेंशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ टेंशन क्या होगा? यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो लॉ क्या है? देखिए दोस्तों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो ये लॉ क्या है? देखिए दोस्तों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इफ लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ मीन्स लेंथ एंड लीनियर डेंसिटी आर केप्ट कांस्टेंट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। यही दोस्तों दूसरा लॉ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये जो इक्वेशन नंबर हम इसको 1 बोलेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर जो है ये 1, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यू कैन राइट, ये अगर रूट टी इधर आता है तो क्या होगा? देखिए n/√t हो जाएगा। ये अगर इधर आता है तो n/√t हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? n1/√t1 इज इक्वल टू n2/√t2
इज इक्वल टू n3 डिवाइडेड बाई रूट t3। अगर n डिवाइडेड बाई रूट t कॉन्स्टेंट है तो n1 डिवाइडेड बाई रूट t1 कॉन्स्टेंट होगा, n2 डिवाइडेड बाई रूट t2 कॉन्स्टेंट होगा, n3 डिवाइडेड बाई रूट t3 कॉन्स्टेंट होगा, और सभी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी, मतलब सेम होगी। तो यही दोस्तों हमारा लॉ ऑफ टेंशन, ये दूसरा लॉ है। अब तीसरा लॉ दोस्तों हमें यहाँ पे पढ़ना है, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। इसके लिए दोस्तों हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी के लिए हम लेंथ और टेंशन कांस्टेंट रखेंगे। तो दोस्तों ये लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या है, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर अगर दोस्तों हम टी और ये जो एल है इसको अगर कांस्टेंट रखेंगे, इफ़ टी मतलब टेंशन एंड वाइब्रेटिंग लेंथ एल आर केप्ट कांस्टेंट, तो ये जो फॉर्मूला है वो आप कैसे लिखोगे, एन विल बी इक्वल टू व्हाट, ये कांस्टेंट होगा, सो 1 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू एल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इंटू रूट टी मतलब ये कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे रूट एम, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एन विल बी इक्वल टू, ये 1 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसकी जगह आप यहाँ पे कांस्टेंट लिख सकते हो और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट एम, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, तो एन विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ एम। यही दोस्तों जो है ये हमारा लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। तो लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या हुई देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी इफ टेंशन एंड लेंथ आर केप्ट कांस्टेंट। ओके, तो इस लॉ को मैं यहाँ पे वर्ड में एक्सप्रेस करता हूँ। तो ये लॉ क्या है देखिए दोस्तों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डेंसिटी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखना चाहिए था, स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी इफ़ टी एंड एल आर केप्ट कांस्टेंट, इफ़ टी एंड एल आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो यही दोस्तों जो लॉ है ये लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी कहलाता है। तो यहाँ से ये इक्वेशन का यूज़ करके देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप ऐसे लिख सकते हो ना यहाँ पे। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे दोस्तों, n1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m1 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m2 इज इक्वल टू n3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m3 इफ़ टेंशन एंड एल आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। दोस्तों इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, सपोज एक वायर है, ये वायर है मान लेते हैं, इस वायर की रेडियस है r, मान लेते हैं ये रेडियस r है और इसकी लेंथ है l, ठीक है, ये लेंथ है l। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ बताइए दोस्तों, इसका वॉल्यूम कितना हुआ, ये एरिया इंटू ये लेंथ ना, इसका एरिया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर और लेंथ l, तो ये पाई आर स्क्वायर l ये इसका वॉल्यूम हुआ, ठीक है। इसकी लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, इसकी जो लीनियर डेंसिटी है m क्या होता है दोस्तों, मास पर यूनिट लेंथ ना, ये लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला है, लीनियर डेंसिटी m इज इक्वल टू व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर दोस्तों ये देखिए जो मास पर यूनिट लेंथ है, इसको अगर मैं यहाँ पे देखिए मास अपॉन लेंथ जो है, इसको अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूँ और इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूँ, तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई और सेम वैल्यू से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों ये जो है ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, ये मास अपॉन वॉल्यूम में यहाँ पे अलग लिखता हूँ और ये वॉल्यूम अपॉन लेंथ में यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए ये होगा वॉल्यूम अपॉन लेंथ मतलब वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, और ये मास अपॉन वॉल्यूम के मैं यहाँ पे अलग लिखता हूँ। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डेंसिटी पुट करेंगे और वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एल और नीचे लेंथ, तो ये देखिए पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई नीचे भी लेंथ है और यहाँ पे डेंसिटी है, तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा और एम के लिए आपको एक इक्वेशन मिलेगा जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ देखिए, देयरफॉर एम इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर इंटू रो, ठीक है, ये एम के लिए एक इक्वेशन मिला है। ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 2 व्हाट यू कैन से, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ कितना है आप दोस्तों यहाँ पे देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा ये पाई आर स्क्वायर रो, पाई आर स्क्वायर रो, ठीक है। तो यहाँ से आप एक और तरीके से इसको लिख सकते हो दोस्तों, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब ये पाई कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर लिख सकते हो, एंड ऑल्सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो, ठीक है। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब देखिए स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या होगा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इफ t एंड l आर केप्ट कांस्टेंट, इफ t एंड l आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। एंड ऑल्सो व्हाट यू कैन से, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी।
ठीक है। तो जो लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी है दोस्तों, ये देखिए, ये जो लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी है, इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास डेंसिटी एंड ऑल्सो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। ठीक है। तो दोस्तों ये जो लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी है, इसमें आप ये 3 इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों ये जो 3 लॉज हैं, इन लॉज को वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आप कॉलेज में करते हो। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है दोस्तों? सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं, इन 3 लॉज को कैसे वेरीफाई करते हैं। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं सोनोमीटर का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कैसे होता है, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे होता है दोस्तों, देखिए, एक साउंड बॉक्स होता है, ओके, और यहाँ पे होता है दोस्तों एक हुक जिसको एक स्ट्रिंग बंधी हुई होती है, और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग देखिए, ये फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से होकर के यहाँ पे हम इसको अटैच करते हैं मास। ठीक है, इसको मास अटैच किया जाता है। तो ये मास अटैच करने के पीछे रीज़न क्या है? ताकि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा हो। ये टेंशन कैसे मेजर करते हैं दोस्तों? ये टेंशन मेजर करेंगे यहाँ का फोर्स मेजर करने से। यहाँ पे अब m मास है तो फोर्स कितना होगा दोस्तों? देखिए, फोर्स कितना, फोर्स का मतलब होता है वेट। सो वेट कितना है दोस्तों? यहाँ पे m इंटू जी होगा, तो ये टेंशन m इंटू जी इस स्ट्रिंग के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप टेंशन मेजर करोगे। अब दोस्तों ये जो वाइब्रेटिंग लेंथ है, कितनी लेंथ की आपको स्टडी करनी है, वो फिक्स करने के लिए यहाँ पे होते हैं 2 ब्रिजेस। ठीक है, ये ब्रिजेस होते हैं यहाँ पे 2, इसको मैं B1 बोलूँगा, इसको मैं B2 बोलूँगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसको हम बोलेंगे वाइब्रेटिंग लेंथ, हम इसकी पढ़ाई करेंगे। ओके। अब दोस्तों इस वाइब्रेटिंग लेंथ की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू 1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T/m। ठीक है ना दोस्तों, L क्या हुई? L हुई ये वाइब्रेटिंग लेंथ, T क्या हुआ दोस्तों? T हुआ यहाँ का टेंशन इसके अंदर का, और M क्या होता है? M होता है दोस्तों लीनियर डेंसिटी। M होता है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर मास पर यूनिट लेंथ मेजर करना है तो 1 मीटर लेंथ के लिए मास मेजर कर सकते हो आप, तो ये आपको पता होता है, उस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ आपको पता होता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको यहाँ पे टेंशन चेंज करना है एक्सपेरिमेंट करते वक्त, यहाँ पे टेंशन चेंज करना है तो क्या चेंज करना होगा? यहाँ पे मास चेंज करना होगा। अगर आपको लेंथ चेंज करनी है तो आपको ये ब्रिजेस के अंदर का डिस्टेंस चेंज करना होगा, ये मूव करना होगा। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको यहाँ पे लीनियर डेंसिटी चेंज करनी है तो आपको स्ट्रिंग चेंज करनी होगी, दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पे लगानी होगी। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों T/L या फिर M आप वेरी कर सकते हो। तो अब दोस्तों हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? हमें 3 लॉज, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के 3 लॉज वेरीफाई करने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। वो कंसेप्ट क्या है देखिए। तो सपोज यहाँ पे दोस्तों एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, ओके, जिसकी फ्रीक्वेंसी हम एज्यूम करते हैं कि N1 है। एज्यूम करो N1 फ्रीक्वेंसी है। तो जब आपने ये ट्यूनिंग फोर्क जर्क किया तो इसके अंदर N1 फ्रीक्वेंसी, ये N1 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, और इसको अगर आपने यहाँ पे रखा, इसका जो स्टेम, इसको स्टेम बोलते हैं, इस स्टेम को आपने यहाँ पे रखा इस साउंड बॉक्स पे, तो ये साउंड बॉक्स के थ्रू जो वाइब्रेशन है वो स्ट्रिंग के अंदर पास हो जाएंगे, और ये स्ट्रिंग भी N1 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी। ठीक है, अगर आपने सपोज N2 फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क जर्क करके उसको यहाँ पे रखा तो स्ट्रिंग के अंदर भी N2 फ्रीक्वेंसी, मतलब स्ट्रिंग भी N2 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी। और अगर दोस्तों आपने यहाँ पे देखिए एक ट्यूनिंग फोर्क लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी N3 है, इसको जर्क करके आपने यहाँ पे रखा, स्ट्रिंग भी N3 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी। ओके, इसका मतलब क्या है? जो भी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी वो स्ट्रिंग भी वही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी। अब दोस्तों आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये लेंथ जो है वाइब्रेटिंग लेंथ, इस वाइब्रेटिंग लेंथ की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों आपको। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पर ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट होता है, ये जो स्ट्रिंग है कुछ इस तरीके से, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती है, उसको उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इस लेंथ के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड आउट करोगे एक्सपेरिमेंटली? तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोर्क का यूज़ करते हैं। ओके, और ये जो स्ट्रिंग है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको जानने के लिए यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा रखा जाता है जिसको कि राइडर बोला जाता है। ठीक है, तो जब ये स्ट्रिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी तब ये कागज़ का टुकड़ा उड़ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो आपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। आपने पहले क्या किया? आपने पहले मान लेते हैं 128 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क लिया, इसको जर्क किया और यहाँ पे रखा। उसके बाद इस स्ट्रिंग के अंदर भी 120 हर्ट्ज़ की जो है वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा नहीं उड़ा, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने फिर क्या किया? आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज की, ट्यूनिंग फोर्क चेंज किया। आपने मान लेते हैं यहाँ पे 256 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क लिया, उसको जर्क किया, यहाँ पे रखा। अब भी दोस्तों इसके अंदर 256 हर्ट्ज़ के वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, अभी ये टुकड़ा नहीं उड़ रहा है, मतलब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने मान लेते हैं 512 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाला जो है ट्यूनिंग फोर्क लिया, उसको जर्क किया और यहाँ पे रखा। अब ये कागज़ का टुकड़ा उड़ गया मान लेते हैं सपोज। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये स्ट्रिंग जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रही होगी।
और आपको समझ आएगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो 512 है। ओके, तो इस लेंथ एल के लिए इसको हम एन बोलते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 512 हर्ट्ज। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली कुछ इस तरीके से दोस्तों इस लेंथ के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला दोस्तों, इस लेंथ एल के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ये लॉज जो है, 3 लॉज, ये वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट लॉ क्या है, देखिए दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग क्या है? इफ टेंशन एंड एम आर केप्ट कांस्टेंट, इफ टेंशन एंड एल एम टी एंड एम आर केप्ट कांस्टेंट, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। ये है ना फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो एन इंटू एल क्या हो जाएगा, देखिए एन इज इक्वल टू आप बोल सकते हो कांस्टेंट इंटू 1/L। तो एल अगर इधर जाएगा तो एन इंटू एल बराबर कांस्टेंट, ऐसे बोल सकते हो आप। इसका मतलब क्या है, N1L1 इज इक्वल टू N2L2 इज इक्वल टू N3L3। ठीक है, ये है दोस्तों फर्स्ट लॉ। आपको फर्स्ट लॉ वेरीफाई करना है तो आपको ये प्रूव करना होगा, मतलब 3 अलग अलग लेंथ के लिए, यहाँ पे 3 अलग अलग लेंथ के लिए आपको 3 अलग अलग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होंगी, और उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ रहा है ऐसा चेक करना होगा। तो सबसे पहले टेंशन को कांस्टेंट रखने के लिए आप यहाँ पे एक मास अटैच करोगे। तीनों रीडिंग के लिए आप क्या करोगे, मास सेम ही रखोगे, मतलब आप टेंशन कांस्टेंट रख रहे हो। ओके, लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है कि आप स्ट्रिंग चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपने मास सेम रखा, स्ट्रिंग सेम रखी और 3 बार रीडिंग ले लिए। ठीक है, तो पहले आपने ब्रिज को यहाँ पे रखा। L1 लेंथ के लिए आपने एक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क ट्राई करके N1 फाइंड आउट किया। ठीक है, उसको यहाँ पे लिखा, N1 की वैल्यू यहाँ पे लिखी, L1 की वैल्यू यहाँ पे लिखी, इनका प्रोडक्ट यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब आपने ये लेंथ चेंज की। ठीक है, अब आपने लेंथ चेंज की, मतलब L2 के लिए, L2 मतलब इसको थोड़ा सा मूव किया इधर, और L2 के लिए अब आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क ट्राई करके निकाली, उसको हम N2 बोलेंगे। ठीक है, L2 लेंथ के लिए आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, उसको यहाँ पे लिखना है। वो क्या होगा, N2 इंटू L2। ठीक है, इसका प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है, उसको यहाँ पे लिखना है। अब फिर से दोस्तों ये ब्रिजेस को मूव करके क्या करना होगा, आपको लेंथ चेंज करनी होगी। अब लेंथ है L3, इस L3 लेंथ के लिए अब आपको इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क ट्राई करके निकालनी होगी, उसको हम बोलेंगे N3। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वो प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए N3 इंटू L3, इसको लिखना है यहाँ पर। और ये 100% दोस्तों ये इक्वल ही होगा, आसपास होगी उसकी वैल्यूज़ लेकिन ये इक्वल होगा। तो अगर ये वैल्यूज़ इक्वल आ रही है, सेम आ रही है, तो ये प्रूव हो जाता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम फर्स्ट लॉ दोस्तों क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। अब कुछ इसी तरीके से दोस्तों सेकंड लॉ हम वेरीफाई करते हैं। सेकंड लॉ क्या है, देखिए सेकंड लॉ, लॉ ऑफ टेंशन बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके, लॉ ऑफ टेंशन क्या है, इफ़ लेंथ एंड एम आर केप्ट कांस्टेंट, इफ़ लेंथ एंड एम आर केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे दोस्तों ये लेंथ कांस्टेंट रखनी है आपको तीनों रीडिंग के लिए। ठीक है, तब क्या होगा, तब जो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। ओके, अब चेंज क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे टेंशन चेंज करना है हर बार, तीनों के लिए आपको टेंशन चेंज करना है। मतलब T1 टेंशन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 फाइंड आउट करनी है, T2 के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N2 फाइंड आउट करनी है, और T3 के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N3 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कांस्टेंट क्या रखना है आपको, यहाँ पे देखिए लेंथ कांस्टेंट रखनी है, मतलब अब आपको यहाँ पे ब्रिज मूव नहीं करना है ये, और स्ट्रिंग मूव नहीं करनी है। एम चेंज करने का मतलब क्या, स्ट्रिंग चेंज करना। एक ही स्ट्रिंग के लिए ये ब्रिजेस का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रख के टेंशन चेंज करना है आपको 3 बार। ठीक है, और वो हर रीडिंग के लिए N1 N2 N3 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से लॉ क्या बनेगा दोस्तों, देखिए N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो यहाँ से ये लॉ क्या बनेगा, N डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, N1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ T1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ T2 इज इक्वल टू N3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ T3। ठीक है, तो 3 टेंशन के लिए आपने 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाली है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे N1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ T1 की वैल्यू निकालनी है, उसको यहाँ पे लिखना है। फिर आप क्या करोगे, N2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ T2 निकालोगे, उसको यहाँ पे लिख के लोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, N3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ T3 निकालोगे, उसको यहाँ पे लिखोगे। अगर ये 3 वैल्यूज सेम आ रही है दोस्तों, तो ये सेकेंड लॉ अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हम वेरीफाई करते हैं। सेम प्रोसेस यूज़ की जाती है थर्ड लॉ को वेरीफाई करने के लिए। तो ये कॉलेज में आप दोस्तों सीखोगे ये लॉज वेरीफाई कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये सोनोमीटर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।